हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी के PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। 10 क्वेश्चन हमने किया था, 11वां क्वेश्चन मैंने दिया था और अब आज 11वें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। अमृत उपाध्याय 007 मेरा इंस्टा का पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम का पता है। एक साथ ही 2-3 एपिसोड का मैं PDF इस पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं? देखिए, संवैधानिक विकास, संविधान निर्माण, प्रस्तावना, संघ और उसका क्षेत्र और नागरिकता, ये सब जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उसको देख रहे हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था कि थे, सीधे उन प्रांत के लोगों द्वारा चुने गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या फिर संविधान मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए सरकार द्वारा चयनित। संविधान सभा का जब गठन हुआ, जो मैंने बताया था कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कांग्रेस पहले से ही संविधान सभा की डिमांड करते आ रही थी, यानी अपने संविधान को बनाने के लिए हमारी अपनी बॉडी हो जिसमें हमारे अपने लोग हों जो संविधान का निर्माण करें, यही डिमांड थी। और कांग्रेस शुरू से ही चाहती थी, नेहरू जी भी शुरू से चाहते थे कि ये जो बॉडी है ये निर्वाचित हो, साथ ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। लेकिन ऐसा चाहते थे, ऐसा हो नहीं पाया। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि आपको पता है माउंटबेटन प्लान के बारे में कैबिनेट मिशन जब आया, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जब हमें यह दिखने लगा कि अब अंग्रेज जाने को तैयार हो रहे हैं, तब इस पूरे लेंदी प्रोसेस को अपनाने के लिए वक्त नहीं था। इंडिया भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी अंग्रेज जाए, अंग्रेज भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो इंडिया को छोड़ दें। आपको पता है, इतिहास में आपने पढ़ा है, करीब 10 महीने पहले ही उन्होंने इंडिया को बाय बाय कर दिया था, क्योंकि वो भी जल्दबाजी में थे। तो अब ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहते तो थे, लेकिन पूरे देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी उसमें और लंबा वक्त लगता, और उतना वक्त हमारे पास नहीं था। तो निर्वाचित तो रही संविधान सभा, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित रही। और अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित, अगर आपसे कभी पूछ दे तो ध्यान रखिए कि 389 मेंबर्स संविधान सभा में चुने जाने थे, ठीक है, होने थे। इन संविधान सभा के 389 मेंबर्स में 93 तो देशी रियासतों के मेंबर थे, ठीक है, और कितने बच गए? 296 ये चुने जाने थे। ठीक, लेकिन ये 93 देशी रियासतों के जो मेंबर थे, क्या वो भी चुने जाने थे? नहीं, वो नामित मेंबर होंगे, क्योंकि देशी रियासत रजवाड़े अपने अपने प्रतिनिधि को नॉमिनेट कर देंगे वहां पर, तो ये चुने जाने नहीं थे। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी, तो नहीं। पूर्ण रूप से नामित, नहीं। आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित निकाय थी, नॉमिनेटेड। पहली बात। दूसरी बात, निर्वाचित में भी क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था या अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था? तो जैसा मैंने बताया कि निर्वाचित में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, यह ध्यान रखना है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया किसने था? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या हुआ? जनता सीधे चुनी। जैसे आप अभी क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स के लिए जब इलेक्शन होता है तो आप वोट डालते हैं, डायरेक्ट सांसद चुनते हैं, डायरेक्ट विधायक चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को आप चुनते हैं क्या? नहीं चुनते। राष्ट्रपति को चुनने में आपकी भागीदारी होती है। निर्वाचन तो हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसने किया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया प्रांतीय विधानसभाओं के मेंबर ने, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि भाई
भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, सीधे उन प्रांतों के द्वारा नहीं चुने गए थे, लोगों के द्वारा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित ये नहीं थे, सिर्फ देशी रियासतों वाले हिस्से में जो 93 थे वो नामित थे। ठीक है, और संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए सरकार द्वारा चयनित ये भी नहीं थे। तो कौन थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है कहां कहां? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ी है तो आपको पता है कि प्रस्तावना में तो सीधे सीधे संविधान का पूरा दर्शन दिया गया है, और सीधे सीधे मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में भी कि अगर प्रस्तावना के उद्देश्यों की बात करें तो हमेशा 4 उद्देश्य याद रखिएगा। वो उद्देश्य क्या क्या है? न्याय। न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो आर्थिक न्याय मेंशन्ड है ऑलरेडी। फिर स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता में क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता है, लिबर्टी। फिर समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। और साथ में है चौथा, बंधुता। मानव की गरिमा बढ़ाने वाली और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने वाली मानवोचित गरिमा। ठीक है, यानी मानवोचित गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता को बताया गया है उद्देश्य। तो यहां साफ साफ आर्थिक न्याय तो मेंशन है ही, और साथ ही आपको पता है कि दूसरा जो आर्थिक न्याय कहां पर मेंशन है वो है डीपीएसपी में। डीपीएसपी और मूल अधिकार में क्या अंतर है आपको पता है? डीपीएसपी राज्य को जिम्मेदारी बताते हैं कि राज्य को क्या करना है। ठीक, मूल अधिकार बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना है। मूल अधिकार व्यक्तियों के अधिकार हैं, उनको संरक्षित करने के लिए भाग 3 डाला गया है। राज्य को लिमिट किया गया है, राज्य को क्या नहीं करना है यह बताया गया है कि आप विभेद नहीं करेंगे, इन आधारों पर व्यक्तियों के बीच या नागरिकों के बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, उनके अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, यह सब बताया गया मूल अधिकार में। जबकि डीपीएसपी में क्या बताया गया है कि राज्य को क्या हासिल करना है, उसके लिए जिम्मेदारी बताई गई है कि आप ये चीज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी में आर्थिक न्याय भी एक शामिल है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है और आर्टिकल 39 को ही अच्छे से पढ़ा है तो 39 आर्टिकल जो है उसमें आर्थिक न्याय साफ साफ झलकता है। और आर्थिक न्याय सबसे पहले तो 39 में ही यही लिखा हुआ है कि भाई अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरीके से करेंगे कि अर्थ का संकेंद्रण कहीं एक जगह ना हो जाए। ठीक, फिर और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, मिनिमम जो देना है कार्य के लिए आपको मेहनताना, इस तरह के भी प्रोविजंस दिखेंगे। तो कुल मिलाकर डीपीएसपी में आपको दिखता है आर्थिक न्याय का उपबंध। तो प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये हैं जो आर्थिक न्याय को प्रदान करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया है। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि किसी को इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देता था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में था ये, और अंबेडकर ने, B.R. अंबेडकर साहब ने संविधान सभा के जो बहस चल रही थी उसमें भी इस बात को मेंशन किया था कि DPSP इसके समान है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समान है, ठीक है। लेकिन ये देता कौन था? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो निर्देश देती थी, यानी इंग्लैंड से आता था ये निर्देश, और ये निर्देश दिया जाता था गवर्नर जनरल को, ठीक है, और यहां की विधायिका को। तो ध्यान से समझिए, ये निर्देश पहले भी दिए जाते थे, लेकिन इसको शामिल किया गया था 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें। और जब संविधान सभा की डिबेट्स हुई उसमें B.R. अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारा जो DPSP है वो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहां ब्रिटिश सरकार भारत के हित के लिए नहीं, अपने हितों की पूर्ति के लिए गवर्नर जनरल और विधायिका को निर्देश देती थी। इंग्लैंड से यह निर्देश आता था कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको शासन करना है। जबकि संविधान में जो भाग 4 इंस्ट्रक्शन देता है वो कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखकर देता है। हम कल्याणकारी राज्य बनना चाहते हैं, ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए जो संविधान का दर्शन हमने पढ़ा है उन सबको प्राप्त करने की दिशा में एक निर्देश है। यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है और यहां संविधान दे रहा है ये निर्देश। तो यहां संविधान द्वारा प्रदत्त है और यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी गवर्नर जनरल और विधायिका को। तो भाई किसके समान है ये? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के समान है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले मैं बता दूं कि पहली बात तो 10 तारीख से यानी कल से एक नए बैच की शुरुआत हुई है, प्रतिज्ञा बैच की, जिसमें मैं पॉलिटी शुरू कर रहा हूं आज से 11 सितंबर से ही 6 बजे से 9 बजे तक। तो पॉलिटी पिलर 1 मैं इसमें पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अभी भी इसमें एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं अमृत लाइव कोड का यूज करके। दूसरी बात, नेक्स्ट बैच जो आ रहा है वो हिंदी की मॉर्निंग बैच है जो कि 19 सितंबर से आएगा, और 19 सितंबर से इस बैच में एडमिशन जो होगा वो स्टार्ट हो चुका है। सुबह 8 बजे से ये बैच, सुबह 8 बजे से, ठीक है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और अभी के लिए इस बैच को बहुत ज्यादा ही अफोर्डेबल प्राइस पर कर दिया गया है। 10 साल बेमिसाल। इसका मतलब यह है कि स्टडी IQ अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है, और फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के 10 साल पूरे हो रहे हैं। उस एवज में एक आपको 15 सितंबर तक के लिए एक स्कीम बताया गया है। इसमें 15 सितंबर तक जब आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें एक तो इसमें बहुत प्राइस कम है और दूसरा डबल वैलिडिटी कर दी गई है। इसका मतलब इस पूरे कोर्स में जो मंथली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 600 रुपए के करीब आसपास आपको कॉस्टिंग पड़ेगी इस कोर्स की। तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तीनों ही इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही साथ शुरू हो रहा है 8 बजे सुबह। साथ ही PT परीक्षा पास करने पर पूरी फीस वापसी हो जाती है, और हर हफ्ते एक टेस्ट होता है। हर हफ्ते टेस्ट में जो 37 टेस्ट का शेड्यूल है अभी से लेकर और मई तक, तो इन 37 टेस्ट में हर वीक फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपये जीतने का मौका रहता है। तो आप इसमें एडमिशन करने के लिए अमृत लाइव कोड यूज कर सकते हैं, या फिर एडमिशन लेना हो, कोई दिक्कत हो रही हो और हम आपको स्टडी IQ के किसी व्यक्ति से बात करना हो, तो अमृत AMRIT @study
studyIQ.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? अब संविधान सभा जब बनाई गई तो संविधान सभा को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम करना था भाई। उसे दुनिया भर के संविधानों को पढ़ना भी था, उसमें से अपने काम की चीजें छांटनी भी थी, उस पर बहस भी करना था, उसके अच्छे बुरे पक्षों को भी डिबेट करना था। ठीक है, तो अलग अलग तरह के, जैसे मूल अधिकारों पर बातचीत करनी थी, अल्पसंख्यकों के राइट्स को लेकर क्या किया जाए संविधान में प्रोविजन, SC STs के राइट्स को लेकर क्या प्रोविजन किया जाए, या कुछ प्रिविलेज देने की भी बातें थी। ठीक है, सांप्रदायिकता एक बड़ी समस्या थी उस समय, तो सांप्रदायिकता से भी टकराना था। इसी तरह देशी रियासतें बहुत ज़्यादा थी, 550 से ज़्यादा थी, उनको भी एक जगह ले आना था। संविधान सभा के पास इतना सारा काम था तो ऑब्वियसली अलग अलग समितियां बनानी पड़ी, और समितियां जब बनाई गई तो उसमें जैसे अंबेडकर आपको पता है ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के, तो वैसी ही एक समिति थी संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति भी थी, प्रांतीय संविधान समिति। ध्यान रखिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पटेल साहब। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसी तरह संचालन समिति, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद के हाथ में था, राजेंद्र प्रसाद। पटेल साहब के हाथ में ही एक और समिति थी, और वो समिति सबसे मेजर काम करती थी। क्या क्या काम करती थी? अल्पसंख्यकों से रिलेटेड समिति थी ये। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित, तो ये समितियां अलग अलग बनी हुई थी। इसी तरह संघ संविधान समिति नेहरू के हाथ में था और प्रांतीय संविधान समिति पटेल के हाथ में था। तो यहां पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? 2005 का सवाल है ये, तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 20 भाग हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से 390 अनुच्छेद हैं। संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। तो आपको पता है ऑलरेडी, ये बहुत बेसिक सवाल है, 2005 का सवाल है। पहले इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते थे। बेसिक सवाल इसलिए है क्योंकि आपने हर किताब में टेक्स्ट में पढ़ा है कि जब मूल संविधान आया तो उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं और एक प्रस्तावना। यही स्ट्रक्चर था मूल संविधान का। दुनिया का सबसे भारी भरकम संविधान है अपना, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। देखिए, लिखित संविधान अमेरिका में भी है, लेकिन 12 पन्ने का संविधान है मात्र। क्यों? क्योंकि वहां राज्यों के संविधान अपने अलग अलग हैं। वहां टोटल 51 संविधान है, 50 राज्यों के संविधान और एक सेंट्रल लेवल पर, संघ के लेवल पर संविधान। ठीक है, तो वहां इतनी जरूरत नहीं थी, 12 पन्ने के संविधान में बात बन गई थी क्योंकि राज्यों के अलग अलग संविधान हैं। लेकिन हमारा संविधान बहुत बल्कि था क्योंकि हमें अपने संविधान में सब कुछ मेंशन करना था। हमने मूल अधिकार भी डाला है तो निर्देश भी डाला है, साथ ही मूल कर्तव्य भी बाद में ऐड कर दिया। मूल संविधान में नहीं था, ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य बाद में ऐड हुआ। लेकिन हमने केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध होंगे उसको भी डाला, संघवाद के अलग अलग जो स्वरूप हैं उसके रिलेटेड क्या प्रोविजन होंगे वो भी डाला। सेंटर हमारा कैसे काम करेगा, संघ हमारा सरकार कैसे काम करेगी, राज्य की सरकारें कैसे काम करेगी, उच्चतम न्यायालय कैसे काम करेगा, उच्च न्यायालयों के लिए क्या प्रोविजन होंगे, ये सब कुछ संविधान में लिखा गया। यहां तक कि भाषाएं भी हैं इसमें। ठीक है, तो मूल संविधान में तो प्रस्तावना 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। बाद में संशोधन होता रहा।
अगर अभी की बात करेंगे तो अब अनुच्छेद भाग करीब करीब 25 के आसपास हैं, प्रविष्टियां सेम हैं लेकिन भाग 25 के आसपास हो गई, 25 हो गई। 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। ध्यान रखिए प्रविष्टियां सेम है, प्रविष्टियां सेम है मतलब मान लीजिए मैं कहूं 1 2 3 4 ये मूल में था, ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं कि 6 हो गया है। तो 6 कैसे हो गया? 1 फिर 1 का ए जोड़ दिया गया, फिर 2 फिर 3 फिर 3 का ए जोड़ दिया गया और 4। तो प्रविष्टि नंबर लास्ट तो 4 ही है लेकिन इफेक्टिवली ये कितना हो गया है? 6 और ये हो गया है 4। ये बात समझ में आई? तो अब अगर देखेंगे तो 25 भाग हो चुके हैं, 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं जो कि पहले 8 थी। ये 12 अनुसूचियां कब कब हुई? 8 तो पहले से थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं यही जोड़ी गई। सवाल पूछ लेता है अनुसूची पर, तो अनुसूची पर हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। 9वीं अनुसूची तो पहले संविधान संशोधन से ही जोड़ दिया गया था 1951 में। क्यों जोड़ा गया था ये आपने पढ़ा होगा जरूर। भूमि सुधार कानून ले आने थे और उनको न्यायालय के परव्यू से बाहर करना था, न्यायिक समीक्षा के दायरे से। तो 9वीं अनुसूची में अगर किसी एक्ट को डाल दिया गया संशोधन करके तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी, ठीक है। दूसरा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से। दल बदल कानून, जिसको आप जानते हैं, दल बदल कानून से रिलेटेड प्रोविजन है इसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर 11वीं और 12वीं ये पंचायत और नगरपालिका से रिलेटेड है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 73वें से 11वीं और 74वें से 12वीं 1992 में, दोनों ही 1992 के हैं। तो ये पंचायत से रिलेटेड है और ये नगरपालिका, ठीक है। तो ये चारों जोड़े गए। अब देखिए पूरे स्टेटमेंट को, संविधान के 20 भाग हैं, गलत है, 20 भाग नहीं है। संविधान में मूल रूप से 390 अनुच्छेद हैं, गलत है, 395 थे मूल रूप से। और ये वाला सही है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 3, ऑप्शन सी। अगला देखिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, 2005 का सवाल है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की क्षत्रिय मांगों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से 371I शामिल किए गए थे। यह बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 371 इन राज्यों के प्रति स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। आर्टिकल 371 आपने जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये सारे राज्य हैं। इनफैक्ट ये 2005 का सवाल है। अभी की तारीख में आंध्र प्रदेश के साथ साथ इसमें तेलंगाना भी है, क्योंकि तेलंगाना 2014 में बन गया। तो 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इसमें संशोधन करके आंध्र प्रदेश के साथ साथ क्या कर दिया गया? तेलंगाना भी हो गया। तो 371A से 371I इसमें शामिल है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दोहरी राजनीति, संघ और राज्य, लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना करता है। इसको बहुत आराम से आप बना सकते हैं, लेकिन दोहरी राजनीति, संघ और राज्य के लेवल पर ये कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि दोनों जगह संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था मतलब 2 लेवल पर सरकारें हैं, एक संघ के स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, ठीक है। और कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में भी कि ये दोनों समकक्ष होती हैं। संघ के अधीन राज्य नहीं होते, संघीय व्यवस्था में समकक्ष होते हैं। जैसे भारत में स्ट्रक्चर क्या है? केंद्र, फिर राज्य और फिर जो पंचायत और नगरपालिका, स्थानीय स्वशासन। लेकिन जो रिलेशन बनता है वो कैसा बनता है? संघ और राज्य ये समकक्ष हैं और राज्य के अधीन है पंचायत नगरपालिका। यहां अधीन है पंचायत नगरपालिका, लेकिन राज्य और संघ की बात करेंगे, संघीय व्यवस्था में क्या है? दोनों समकक्ष हैं।
तो यही कह रहा है कि दोहरी राजनीति संघ और राज्य, भारत और यूएसए दोनों में है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई है। भाई अमेरिका में मैंने बताया था कि एकल नागरिकता नहीं है, दोनों तरह से नहीं है। यूएसए का नागरिक किसी और देश का भी नागरिक हो सकता है, साथ में एक्स कंट्री का नागरिक हो सकता है साथ में। और दूसरी बात, यूएसए के भीतर भी एक यूएसए की नागरिकता है और दूसरा वो जिस राज्य में रहता है, लेट्स से कैलिफोर्निया में रहता है, ठीक है, फ्लोरिडा में रहता है, ठीक है, ये राज्य जो हैं अलग अलग, इनकी भी नागरिकता होती है। तो दोनों हिसाब से वहां एकल नागरिकता नहीं है, इसलिए ये गलत है। भारत के लिए बात सही है, भारत एकल नागरिकता की परिकल्पना करता है। फिर है भारत के प्राकृतिकृत, जिसको अंग्रेजी में नेचुरलाइजेशन या फिर देशीयकरण, हिंदी में इसके लिए आपको मिलेगा। नागरिक को कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह भी मैंने आपको पिछले में बताया था कि ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। नागरिकता में आपने जरूर पढ़ा होता है, पढ़ते हैं आप, नागरिकता का अर्जन कैसे कैसे किया जाता है। भाई एक तो जन्म से नागरिकता है, लेकिन उसके अलावा भी तो नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। जैसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता का अर्जन किया जाता है, इसी तरह नेचुरलाइजेशन, बहुत लंबे समय तक आप इस कंट्री में रह गए, उसके बेस पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि आपको नागरिकता मिल सकती है। जैसे आप देखेंगे लंदन के बहुत सारे पत्रकार आकर यहीं बस गए और यहीं के नागरिक हो गए। अदनान सामी पाकिस्तान से आए, यहीं के नागरिक बन गए, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू नागरिकता मिलती है। उसका प्रोविजन आप विस्तार से तो अपने इसमें पढ़ते ही होंगे। अगर बहुत छोटे में मुझे बताना हो तो 11 साल, एक तो पिछले 12 महीने से आप लगातार इंडिया में रह रहे हो, लगातार रह रहे हो, और प्लस उसके पहले के 14 साल में से 11 साल आप इंडिया में रहे हो। ठीक है, तो ये क्लॉज होते हैं, लेकिन अभी आपने इसको जरूर पढ़ा ही होगा। फिलहाल हम कह रहे हैं कि भाई वंचित कैसे किया जा सकता है। तो वंचित करने का प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया, तो उस फ्रॉड के आधार पर वंचित किया जा सकता है। या फिर हो सकता है भारत की संविधान के प्रति निष्ठाहीनता हो, उसमें भारतीय संविधान के प्रति किसी ने निष्ठाहीनता व्यक्त की। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, अंडरस्टूड है। अगर आप भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीनता बरतेंगे तो आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसी तरीके से जो लोग पंजीकरण या देशीयकरण से भारत के नागरिक बने हैं, उन्हें नागरिक बनने के बाद 5 साल में से कम 2 साल कहीं सजा हो गई हो, इन्हें भी वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्लॉज बनाए गए हैं जिसके आधार पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, जो आप नागरिकता में विस्तार से पढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि भारत के प्राकृतिकृत नागरिक को कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है, इसलिए पहला केवल इसका सही उत्तर होगा, आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये सवाल है 2003 का, लेकिन अनुसूची पर सवाल अभी भी पूछे जाते हैं। देखिए, पहली अनुसूची जो है उसमें राज्यों के और यूटीज के नाम और क्षेत्र, टेरिटरी क्या है स्पेसिफिक, ये बताया गया है। तो राज्यों के नाम कहां मेंशन है? मान लीजिए अगर कहा जाए कि कोई नया राज्य जोड़ा जाएगा तो कहां पर बदलाव ले आना होगा? पहली अनुसूची में बदलाव ले आना पड़ेगा। जैसे तेलंगाना नया राज्य बना
तो पहली अनुसूची में अब नए राज्य का नाम ऐड होगा, तेलंगाना। ठीक है, तो पहली अनुसूची में राज्यों और यूटीज के नाम हैं और उनके स्पेसिफिक टेरिटरीज हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ता विशेषाधिकार। वेतन भत्ते से याद रखिए, वेतन भत्ते प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इसी तरह राज्यसभा के भी सभापति जो कि वाइस प्रेसिडेंट ही, प्लस उपसभापति, इसी तरह विधान सभाओं में राज्यों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, फिर कैग, इन सब के वेतन भत्ते कहां पर मेंशन है? दूसरी अनुसूची में। इसी तरह तीसरी अनुसूची है जिसमें ओथ या फिर शपथ बताया गया है, जैसे केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, ठीक है, फिर संसद का चुनाव लड़ने वाले, संसद चुनाव लड़ने वालों को भी एक ओथ लेना पड़ता है, विधानसभा का चुनाव लड़ने वालों को भी एक ओथ लेना पड़ता है। प्रेसिडेंट का ओथ इसमें नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट का ओथ आर्टिकल में ही दिया गया है अंदर, ठीक है, राज्यपाल का ओथ आर्टिकल में ही दिया गया है। तो यहां पर महत्वपूर्ण जो ओथ्स हैं, संवैधानिक ओथ्स हैं, उसको मेंशन किया गया है तीसरी अनुसूची में। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में आपको पता है कि राज्यों को सीटों का आवंटन होता है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करती है? तो पहली अनुसूची राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करती है, यानी पहला ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ 2001 का, भारतीय संघ का यदि एक नया राज्य बनाना है भारतीय संघ को, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? मैंने बताया पहला, जब नया राज्य बनेगा तो पहले में ही चेंज होगा क्योंकि राज्य का नाम और उसकी टेरिटरी को मेंशन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका पहला है। नवी अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 2003 का सवाल है। आपको मैंने बताया कि नवी, 10वीं, 11वीं, 12वीं कब कब जुड़ी, तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम से नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, आंसर इसका ए है। अब आ जाइए मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इससे रिलेटेड सवाल हैं। देखिए कुछ सवाल ऐसे रिपीटिंग भी हैं तो उसको मैं छोड़ रहा हूं, यहां नए सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? 2024 का ही सवाल है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 21। ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला सवाल रहता है और बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 2017 का एक केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप पॉलिटी पढ़ते होंगे इस केस को जरूर पढ़ते होंगे, जिस केस का नाम है केएस पुट्टास्वामी, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ। केएस पुट्टास्वामी मद्रास के न्यायाधीश थे, रिटायर्ड, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे। सिर्फ ऐसे रेफरेंस के लिए कई बार ना आगे क्लिक कर जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं और जानने की जरूरत नहीं है। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकारों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।
जिसकी सबसे ज्यादा व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर करके स्वास्थ्य का अधिकार, सोने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सब कुछ इसके अंदर आते चला गया। ठीक है, तो आर्टिकल 21 का सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सबसे ज्यादा इसने अपना दायरा विस्तृत किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के केस में जजमेंट दिया था कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार का पार्ट है, और पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया था। जैसे एक केस था खड़क सिंह केस, खड़क सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना था। तो पहले के फैसलों को पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पुट्टास्वामी केस में कि आर्टिकल 21 के अंदर निजता का अधिकार आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला देखिए, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? 2023 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि के समक्ष क्षमता। और इस सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। इन सारे सवालों को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पीवाईक्यू वही सॉल्व कर रहा होगा। जो नए लोग हैं वो देख रहे होंगे, लेकिन सॉल्व असली वही कर पा रहे होंगे जो पढ़ चुके हैं। तो जो भी लोग पढ़ चुके हैं इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा, और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइएगा। और ये कार्यक्रम कब कब चल रहा है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रात में 8 बजे पॉलिटी। ठीक है, सैटरडे को मेरी क्लास एक होगी अभी मैप की, मैप इन न्यूज 8 बजे ही। साथ ही ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन पीवाईक्यू में हिस्ट्री शुरू हो गया है। दिलीप सर करा रहे हैं इसको। थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे को तो ये रात में 8 बजे है, इसी टाइम पर, सेम टाइम पर। सैटरडे को 7 बजे है, क्योंकि सैटरडे को 8 बजे मैप इन न्यूज जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है जरूर से, और अगले फिर एपिसोड में मुलाकात होगी आगे के सवालों को लेकर। मैंने ये सीरियल ऐसे ही रखा है, तो 21 के बाद अब 22 आएगा। ठीक, चलिए ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई लिखाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।